नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा आयरन मैन ऑफ टू में अभी तक आपने सुना कि कैसे वेल्डर के किस्सों ने उसे आयरन मैन का खिताब दिया, मगर दूसरी तरफ बलदेव राज के पुत्र विक्की को उसका ये अंदाज समझ नहीं आया और उसने ठाना कि सच्चाई का पता लगाया जाए। अब सुनते हैं क्या हुआ इस किस्से में आगे। तो विक्की अब अपने मन में ये पूरा प्लान बना चुका था कि वेल्डर के इन किस्सों की पड़ताल करना अब ज़रूरी हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वेल्डर या वेल्डर के किस्सों को ले उसके मन में कहीं कोई एतराज़ रहा, पर वेल्डर के किस्से अब अपनी सारी हद पार कर चुके थे। अब उनकी वास्तविकता का पता लगाना भी ज़रूरी था, और ताकि लोगों के मन में विश्वास से ज़्यादा जो अब अंधविश्वास पनप रहा था उसको दूर करना भी ज़रूरी था। और वेल्डर ने विक्की को एक मौका दिया भी। उस दिन दुकान में किस्सा सुनाकर जाने से पहले वेल्डर ने एक बार फिर बताया कि अब वो दोबारा अपने गुरुजी के पास लॉकेट लेने शुक्रवार को जा रहा है। यानी फ्राइडे को एक बार फिर वो घनाटी जाएगा और अपने गुरुजी से अपने असिस्टेंट का लॉकेट लेकर आएगा। अगले दिन कॉलेज के बाद स्पोर्ट्स सेंटर में जब हम चारों मित्र मिले तो विक्की ने सबसे पहले हमें वेल्डर का नया किस्सा सुनाया। हम लोगों को किस्सा सुनकर खूब मज़ा आया, और फिर विक्की ने अपने प्लान के बारे में हमें बताया और हम सब ने झट से हामी भर दी। आज तक जितनी भी शरारतें, जितनी भी घटनाएं हम सब के साथ हुई हैं, उनमें हम चारों शामिल रहते ही हैं। तो हमने किस्से को दोहराया, सबने अपने अपने किरदार को चुना और फिर तय किया कि चलिए अब वेल्डर को घेरा जाए। और जो प्लान था विक्की का वो काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव प्लान था। मामला ये था कि जिस घटना, जिस कहानी, जिस जगह की बात वेल्डर ने अपने किस्से में की है, अगर वेल्डर के साथ वो असलियत में हो जाए, यानी कि अगर हम वो पूरे का पूरा किस्सा रिक्रिएट करें किसी तरह से और फिर वेल्डर को उसमें फंसाया जाए, तो मालूम पड़ेगा कि वेल्डर और आयरन मैन का खिताब लेकर जो वेल्डर साहब घूमते हैं उसके कितने हकदार हैं वो। तो हमने कहानी में अपना अपना पार्ट चुन लिया। अब हम चारों में जो सबसे ज़्यादा हैंडसम, सुंदर, ब्यूटीफुल और चिकनी सूरत के मालिक हैं वो हैं मोंटू साहब। तो सफ़ेद साड़ी में लेडीज़ बनने का मौका मोंटू साहब को दिया गया। रोल सिंपल था, सफ़ेद साड़ी में लिपट कर सड़क के किनारे सुबक सुबक कर रोकर वेल्डर को रोकने का काम उनका है। दूसरी दिक्कत ये थी कि वेल्डर तो बाइक पे सवार होकर रास्ते पर चल रहे होंगे, तो उन्हें रोका किस तरह जाए ताकि वो सफ़ेद साड़ी में लिपटे मोंटू को देख सकें। तो इसके लिए हमने एक और सिंपल प्लान बनाया कि रास्ते में कोई भी पत्थर, छोटी चट्टानें या पेड़ टहनी का कोई टुकड़ा लेकर किसी तरह की रुकावट डाली जाए ताकि वेल्डर को अपनी बाइक रोकने पर मजबूर होना पड़े। तो मैंने और विक्की ने ये बीड़ा अपने सर लिया कि ये रुकावट डालने का काम हम करेंगे। सनी का काम होगा मोड़ के एक कोने पर खड़े होकर ये देखना कि क्या वेल्डर अपनी बाइक पर सवार हो आ रहे हैं और हमें इशारा दें ताकि हम लोग तैयार हो जाएं। अब क्योंकि ये स्टेट हाईवे है, हालांकि उस समय ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना नहीं रहता, पर फिर भी किसी और को दिक्कत ना पहुंचाई जाए, इसका ख्याल करते हुए केवल तभी
रुकावट डाली जाए जब वेल्डर अपनी बाइक पर सवार होकर आए। साहब, पहाड़ी रास्तों की एक ख़ास बात यह है कि रात को ड्राइविंग अक्सर ज़्यादा सेफ हो जाती है, क्योंकि लाइट की रोशनी आपको गुप अंधेरे में दिखाई देती है। इसलिए हमारे लिए ये अनुमान लगाना आसान था कि क्या बाइक आ रही है, वेल्डर किस समय आ रहा है, और उस समय रात को उस पहर ज़्यादा गाड़ियाँ वैसे भी नहीं रहती। तो तय हुआ कि शुक्रवार को हम एक समय सब इकट्ठा होंगे विक्की की दुकान पर, हिमाचल जनता स्टोर पर, और इंतज़ार करेंगे कि वेल्डर कब घनाटी की ओर जाए और फिर हम अपने प्लान को अंजाम दें। और फिर फ्राइडे आया भी। उस समय विक्की अपनी दुकान पर मौजूद था जब वेल्डर ये कहकर बलदेव राज को निकला कि मैं एक बार फिर घनाटी जा रहा हूँ अपने गुरुजी से मिलने, और मैं लॉकेट लेकर आऊँगा अपने असिस्टेंट के लिए ताकि उसकी तबीयत ठीक की जा सके। अब वेल्डर के जाते ही हम सब दोस्त इकट्ठा हो गए। हम 2 बाइकों पर सवार हो हाथ में टॉर्च लाइट ले निकल पड़े वेल्डर के लिए किस्से को रिक्रिएट करने। थोड़ा सा साउंड इफेक्ट डालने के लिए हमने एक पुराना स्टीरियो भी रखा अपने साथ। ये वो स्टीरियो है जो बैटरी सेल से चलता है, तो हमें लगा कि अगर किसी भी सूरत में किसी भी तरह की आवाज़ निकालने की ज़रूरत पड़े तो शायद ये काम में आ जाए। तो 7-7:30 बजे का समय था जब हम उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान का जिक्र वेल्डर ने अपनी कहानी में किया था। और चूंकि हम उसी इलाके से हैं और उन सड़कों पर हमारा आना जाना रहता है, तो हमें उस जगह को आइडेंटिफाई करने या पहचान करने में कोई ख़ास दिक्कत हुई नहीं। जैसा कि उसने बताया था कि चढ़ाई खत्म होते ही सड़क के कोने पर मुझे सफ़ेद साड़ी में लिपटी लेडीज़ दिखाई दी, तो हम चढ़ाई के उसी मोड़ से कुछ मोड़ पहले अपनी बाइक को रोककर खड़े हो गए। हमने सोचा बाइक यहीं पे खड़ी की जाए और थोड़ा सा रास्ता पैदल चला जाए और ठीक उसी जगह पर जाकर इंतज़ार किया जाए वेल्डर के आने का। तो हमने अपनी अपनी पोजीशन ली। मोंटू तैयार था सफ़ेद साड़ी में लिपटा हुआ सड़क के किनारे सुबक सुबक कर रोने के लिए। मैं और विकी तैयार थे अपने साथ कुछ छोटे पत्थर चट्टान इकट्ठे कर, और सनी को जाना था मोड़ के दूसरी तरफ ये इशारा करने के लिए कि वेल्डर साहब आ रहे हैं अपनी बाइक पर खड़े हो। अभी कुछ समय था क्योंकि वेल्डर गुरुजी के पास जाएगा, वहाँ पर गुरुजी से बातें होंगी, शायद चाय और खाने के लिए उसे पूछा जाएगा, फिर वो लॉकेट ले निकलेगा अपनी बाइक स्टार्ट कर और फिर हमें मिलेगा। तो हम अब इंतज़ार कर रहे थे। इस बीच कुछ गाड़ियाँ इधर से उधर गई, लेकिन किसी ने कोई ख़ास गौर हम पर किया नहीं। कुछ समय के बाद अब लगभग वो समय हो चला था जिस समय का जिक्र वेल्डर ने अपने किस्से में किया था। जैसे जैसे हम इंतज़ार कर रहे थे हमारी बेचैनी भी बढ़ रही थी। अब हमें इंतज़ार था कि जल्दी से वेल्डर आ जाए, हम इस किस्से को अंजाम दें और सच्चाई का पता लगाया जाए। तो वेल्डर से भिड़ने के लिए हमारी चौकड़ी अब पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन वेल्डर का अभी भी नामो निशान नहीं था। कहीं से भी बाइक की रोशनी या किसी का भी आने की बात समझ नहीं आ रही थी। अभी हम सब बातों का आकलन कर रहे थे। हमें यह लग रहा था कि क्या वेल्डर ने किस्से में जिस जगह की बात की है, क्या ये वही जगह है या वेल्डर किसी दूसरी जगह की बात कर रहा था। सब तरह के ख्याल हमारे मन में आ रहे थे क्योंकि वेल्डर का कहीं कुछ पता नहीं था। अभी हम इसी असमंजस की स्थिति में थे कि क्या यहीं पर खड़ा रहा जाए या आगे चलकर देखा जाए या घनाटी तक पहुंचा जाए और फिर वेल्डर से पहले इसी जगह पहुंचकर इस घटना को अंजाम दे, या यहीं पर खड़े होकर वेल्डर का थोड़ी देर और इंतज़ार करें। ये सब हमारे दिमाग में पसोपेश हो रही थी। इसी बीच सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी और इसके साथ ही हमने एक बहुत तेज़ आवाज़ भी सुनी, जैसे
अक्सर एक्सीडेंट के समय जिस तरह की आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ भी हमारे कानों में पड़ी। अब क्योंकि रात थी, घुप अंधेरा था और चारों तरफ एकदम शांति थी, तो आवाज़ हमें ज़ोरदार तरीके से सुनाई पड़ी। हम लोग अपनी अपनी जगह से निकलकर उस आवाज़ की तरफ दौड़े। हमारा अनुमान ये था कि शायद आसपास कोई एक्सीडेंट हो गया हो और ये आवाज़ शायद उसी चीज़ की है। हम अभी एक मोड़ मुड़े और दूसरे मोड़ से पहले थे कि हमने देखा कि सड़क पर कोई गिरा हुआ है और दूसरी तरफ सड़क के जहां खाई रहती है उस तरफ से तेज रोशनी आ रही है। हमारे पास हालांकि टॉर्च लाइट थी, लेकिन हम पहले दौड़कर उस जगह पर पहुंचे जहां पर वह व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ था। औंधे मुंह पड़े उस व्यक्ति को जब हमने उठाया और अपनी अपनी लाइटें उसके चेहरे पर डाली तो हमने देखा कि वो जो व्यक्ति है वो वेल्डर है और जो रोशनी हमें खाई की तरफ से आती दिखाई दे रही है वो उस बाइक की रोशनी है जो शायद खाई में गिर गई है। ताज्जुब की बात यह थी कि ना तो ये एक्सीडेंट लग रहा था क्योंकि वहाँ कोई दूसरा वाहन भी मौजूद नहीं था, सड़क पर किसी तरह के भी टायरों के निशान या फिसलने का कोई सबूत भी मौजूद नहीं था, और दूसरा अगर बाइक दूर झाड़ियों में जा गिरी है तो बाइक वहाँ पहुंची कैसे। और अगर फिर वेल्डर के किस्से को याद किया जाए और उसकी पुरानी यामा बाइक को एक बार फिर से याद किया जाए तो ये हीरो होंडा बाइक भी उसी स्थिति में झाड़ियों में थी। तो एक तरफ बेहोशी की हालत में सड़क पर वेल्डर और दूसरी तरफ खाई में बाइक। अभी हम ये विचार कर रहे थे कि इस मामले की पड़ताल कैसे की जाए, तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो वेल्डर को जगाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने कोशिश करी कि सबसे पहले तो वेल्डर को जगाया जाए। हमने उसे उठाया। जैसे ही मेरा हाथ वेल्डर की कोहनी पर पड़ा तो मुझे ऐसे लगा कि शायद वहाँ से कुछ ब्लड या खून निकल रहा है। तो मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी बाह पर डाली तो उसकी बाह पर पकड़ के निशान थे। उसकी मुट्ठी हालांकि बंद थी, लेकिन मुट्ठी से लॉकेट लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत कोशिशों के बाद हमने वेल्डर को जगाया, या यूं कहें कि हम वेल्डर को जगाने में कामयाब हुए। जैसे ही वेल्डर ने आंखें खोली, जिस व्यक्ति को उसने सबसे पहले देखा वो सफ़ेद साड़ी में लिपटा मोंटू था। वेल्डर के मुंह से एक चीख निकली और वेल्डर एक बार फिर बेहोश हो गया। तो क्या जिस किस्से को रिक्रिएट करने का मंसूबा लिए हम चारों दोस्त यहां पहुंचे, हमसे पहले क्या कोई और उस किस्से को रिक्रिएट करने में कामयाब रहा? या यूं समझें कि वेल्डर ने जो किस्सा सुनाया वो शायद सच था, या वेल्डर के साथ ये किस्सा आज फिर हुआ। तो ये था किस्सा आयरन मैन ऑफ टूटू। कैसे लगा आपको ये किस्सा ज़रूर बताइएगा हमें, और बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।